डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आम नागरिकों से संबंधित विभिन्न विषयों को उजागर करते हैं और उसके संबंधित कानूनी सलाह आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस कार्यक्रम का विषय है वन संरक्षण अधिनियम, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज उपस्थित हैं जिला एवं उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश से एडवोकेट श्री अभिनंदन ठाकुर जी। अभिनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर आगे की तरफ बढ़ें, वन संरक्षण अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे वनों से जुड़ा हुआ है और आम नागरिकों से संबंधित जो इसके अंतर्गत जो अधिकार आते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वन संरक्षण अधिनियम है कब से लागू हुआ है और ये क्या है? वन संरक्षण अधिनियम, जिसको हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी बोलते हैं, 1980 में ये आया था जी। वनों को बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इसका मेन उद्देश्य ये था कि पहले फॉरेस्ट को स्टेट गवर्नमेंट्स ही डाइवर्ट कर सकते थे किसी भी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए। जो फॉरेस्ट लैंड है उसको किसी भी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट कर सकते थे स्टेट गवर्नमेंट। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो रही थी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए जी हमारे इस अधिनियम को लाया गया 1980 में जी। जिसके तहत जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उससे ही आप परमिशन लेकर किसी फॉरेस्ट लैंड को किसी भी स्टेट में नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं। जी, तो एक तरह से राज्यों में जो फॉरेस्ट हैं उनको केंद्र सरकार से परमिशन के बाद ही उपयोग में लाया जा सकता है, एक कहने का मतलब आपका है जी। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो फॉरेस्ट अधिनियम है ये समवर्ती सूची में आता है, तो ऐसे कौन कौन से लाभ हैं, या फिर सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं जो आम नागरिकों को लाभ दे सकते हैं वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत? बेसिकली वैसे तो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट को बचाना है, एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बनाना है, डेवलपमेंट भी साथ में करनी है जी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ताकि हमारे देश प्रदेश में हो, उस चीज़ के लिए इस अधिनियम को लाया गया। और इसके अंतर्गत ताकि हम डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा ना कर दें कि हमारा फॉरेस्ट कवर ही ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल। और इस तरह से भी ना करें कि हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को बिल्कुल भी ना माने, तो ताकि हमारा एक बैलेंस बने, डेवलपमेंट हो पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। और इसके लिए ताकि एक कंट्रोल रखा जाए और एक रेगुलेटरी तरीके से इसको हम करें, और स्टेट के अंदर हो चाहे हमारे कहीं और यूनियन टेरिटरीज़ में हो, जहाँ पर भी हमने फॉरेस्ट लैंड को किसी भी हमने पर्पस के लिए यूज़ करना है जो कि नॉन फॉरेस्ट पर्पस हुआ, जी बिल्कुल, तो हमें उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी बहुत ज़रूरी है। जी। अगर हम बात करते हैं, आपने कहा कि संतुलित विकास जो है सरकार का मोटिव है इसके पीछे, तो संतुलित विकास के साथ साथ हम कई बार अपने जो निजी हमारे लाभ हैं वो भी बीच में आ जाते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं वनों के उपयोग की, तो वनों में बहुत से ऐसे उत्पाद होते हैं तो शायद इंसानों के काम भी आते हैं, पशुओं के काम भी आते हैं, और कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग उपयोग भी करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इस अधिनियम के अंदर जो उत्पाद हैं या फिर कौन कौन से लाभ हैं जो एक आम नागरिक उठा सकता है? अगर हम आम नागरिक के लाभ की बात की जाए जी, तो उसमें हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के साथ साथ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आता है जी, जो कि हमारे जितने ट्रेडिशनल ड्वेलर्स हैं जी, जो हमारे कम्युनिटी जो विलेजेस में कम्युनिटीज़ हैं, बिल्कुल, वो जो विलेज जो जहाँ पर वो फॉरेस्ट के साथ रहते हैं, बिल्कुल, जहाँ पे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस यूज़ करते हैं, तो उनके राइट्स को जो है उनके राइट्स को हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ही डील करता है। जी बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब है जो वन अधिकार अधिनियम है, हाँ। ख़ासतौर पर जो हमारे आदिवासी इलाके हैं और जो सुदूर वनों में रहने वाले जो हमारे लोग हैं या परंपरागत जो खेती करते हैं या कुछ कार्य करते हैं, ये उनसे संबंधित रहता है। कौन कौन से लाभ उनको दिए जाते हैं इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत अगर कोई हमारे जो प्रोड्यूस होता है, कोई हनी हो गया प्रोड्यूस, आप बैम्बू हो गया प्रोड्यूस हमारे फॉरेस्ट में, आपके फ़िश होगी प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट लैंड में रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनमें अगर फिशेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनको ये यूज़ भी कर सकते हैं डेफिनेटली, और उनको ये आगे बेच भी सकते हैं। जी बिल्कुल। ये हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में लेकिन ये आता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अगर हम के अगर नज़रिए से अगर हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को देखें जी,
तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारा बात करता है डेवलपमेंट करने की, वो भी एक रेगुलेटरी तरीके से। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि एक तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रखा है और संतुलित विकास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो विकास के साथ साथ कहीं हम लोग जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो भी डिप्लीट करते हैं। तो किस तरह से इन दोनों जो एक तरह से जो मुद्दे हैं इनको साथ में चल के एक संतुलित विकास की तरफ बढ़ा जा सकता है? अगर हम देखें, मैं इस बात में पहले एक बात ऐड करना चाहूँगा जी, कि जब भी हम बात फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की करते हैं, जब भी बात हम फॉरेस्ट की करते हैं जी, तो एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जी, गोदावर्मन जजमेंट, जी, जो कि डिसाइड जिसमें जजमेंट 1996 में आया था। बट आज तक जितने भी हमें परमिशंस चाहिए, जो भी हमारे रिलेटेड केसेस हैं फॉरेस्ट के, उसमें जितने भी इंटरिम एप्लीकेशंस होते हैं आज तक गोदावर्मन केस में ही फाइल होती हैं। जी, तो गोदावर्मन जजमेंट में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन को डिफाइन किया था। जी, उसमें क्या था, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत क्लियरली इस बात को बोला, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, जी, या फिर जो फॉरेस्ट के पास रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। जी, बिल्कुल। जो फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल कहीं पर किसी प्राइवेट लैंड के ऊपर एक ट्रीज़ का काफ़ी बड़ा झुंड है जो कि एक हमारा फॉरेस्ट कवर लगता है, वो भी डीम्ड फॉरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। तो एक तरह से अगर हमारी निजी भूमि पर भी कुछ पौधे उगे हैं और एक तरह से आपको लगता है कि एक फॉरेस्ट का कवर हो सकता है, तो वो भी उसी एक्ट के अंदर आता है। जहाँ पर भी डीम्ड फॉरेस्ट आएगा जी, वो सब फॉरेस्ट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। जी, तो मीनिंग देयर बाय कि उसमें भी अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है या उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जी, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा विरोधाभास की भावना भी हो सकती है कि अगर मेरी निजी भूमि पर कोई पौधा उगा है और मैं उसको अपने उपयोग के लिए तो अगर कहीं उपयोग करना चाह रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद कुछ उसमें प्रावधान कुछ किए गए हैं इसको बदलने के लिए भी? प्रावधान अभी वैसे 2023 में जी, नई अमेंडमेंट आई है जी, और उसमें प्रावधान ऐसा कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि डीम्ड फॉरेस्ट अब फॉरेस्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। जी, और अब इसको आप विरोधाभास कहें या आप बोलें कि जन सुविधा के लिए या डेवलपमेंट की डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अगर ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट की इंटेंशन है ये लेजिस्लेचर को 2023 में अमेंड करना, तो बोल सकते हैं इसमें कुछ लेकिन विरोधाभास भी है। हाँ, लेकिन इसमें इन्होंने फॉरेस्ट की डेफिनेशन को क्लियर किया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो फॉरेस्ट लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट के पास जहाँ पर रिकॉर्डेड है दैट इट इज़ अ फॉरेस्ट लैंड, वही से फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आएगी। डीम्ड फॉरेस्ट अब फॉरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, मीनिंग देयर बाय उनके लिए कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अगर हम अपनी निजी भूमि में कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई भी विकास कार्य करना चाहते हैं, तो हम उसको बिना परमिशन के भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके इम्प्लीकेशन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो 1980 का प्रावधान था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, उसमें और 2023 के जो अभी एक्ट अमेंडमेंट आई है उसमें क्या कुछ एक तरह से मुख्य तौर पर जो मुख्य बिंदु हैं, जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस उसमें क्रिएट किया गया है? जो मुख्य बिंदु जिनको मैं आपसे बताना चाहूँगा, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, डीम्ड फॉरेस्ट अब फॉरेस्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, नहीं करता। और उसके अलावा भी अब अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी है तो गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशंस हमारे नई अमेंडमेंट में दे दिए हैं कि क्या चीज़ें हमारे फॉरेस्ट क्लियरेंस के दायरे में नहीं आती हैं। जैसे कि बॉर्डर के ऊपर हमें सिक्योरिटी पर्पस से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जी बिल्कुल, अप टू 100 किलोमीटर्स आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसमें छूट दे दी गई है। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा कहीं और भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को लगता है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या फॉर दैट मैटर कुछ और बिल्डिंग पर्पस है या आपने कोई रोड बनाना है, तो उसके लिए भी फॉरेस्ट क्लियरेंस की आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं होगी। और भी इसमें आपको एग्जम्पशंस हमने गवर्नमेंट ने दी है कि कोई भी आपको अगर फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए फॉर एग्जांपल जूज़ हैं, सफारीज़ हैं, उनको डेवलप करना है, इको टूरिज़म को डेवलप करना है, मीनिंग देयर बाय एनवायरनमेंट को हमने और अच्छा बनाना है और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है, उसके लिए कोई भी एक्टिविटीज़ हैं तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट
में फॉरेस्ट क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होगी वैसे। तो एक तरह से सकारात्मक जो गतिविधियां हैं, चाहे हम टूरिज़्म की बात करते हैं और या फिर अपने एक तरह से एरिया को डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहां पर विकास की बात आती है तो विकास के लिए एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोधाभास और आता है कि अगर हम सपोज कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की अगर पहाड़ी एरिया क्षेत्रों की बात करते हैं, कोई सड़क बनाना चाहते हैं, 4 लेन बनाना चाहते हैं, हमने आए दिनों बहुत सी घटनाएं ऐसी देखी है कि 4 लेन या 2 लेन बनाने से जो है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से डिग्रेडेशन हो जाती है, और ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं कि वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत नुकसान भी होता है और एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो एनवायरनमेंट का नुकसान भी होता है। तो उन चीज़ों को अगर पहले से ही देखा गया हो और टेक्निकली उनको असेस किया गया हो तो किस तरह से परमिशन दी जाती है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 100 किलोमीटर के एरिया में हमारे पास 2000 पेड़ों को क्षति पहुंच रही है तो उसका नुकसान की भरपाई किस तरह से हो सकती है, क्या प्रावधान इसके लिए किए गए हैं? अब अगर मैं इसमें भी अभी अगर एग्जम्पशन को हम इंक्लूड ना करें और सिंपल अगर बात करते हैं परमिशन का तरीका क्या है देने का जी, तो पहले हम उसको समझ लेते हैं जी। एग्जम्पशन को हम इसके बाद देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इस परमिशन को लेकर। तो अगर हम जब भी परमिशन के लिए फॉर एग्जांपल अगर PWD ने कोई बिल्डिंग बनानी है जी बिल्कुल, तो उसको हम यूज़र एजेंसी बोलते हैं डेफिनेटली। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए परिवेश पोर्टल एक निकाला है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था जी, और सो दैट आप ऑनलाइन अपना प्रपोजल को ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ पर है, कब पहुँचा। तो हमें पहले परिवेश पोर्टल के ऊपर यूज़र एजेंसी को ये प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। अगर हिमाचल की बात करें तो द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये राज्य सरकार के द्वारा ही शुरुआत की जाएगी। जी जी, यूज़र एजेंसी राज्य सरकार को देगी, जो राज्य सरकार के नोडल ऑफिसर होंगे वो आगे फर्दर सबमिट करेंगे टू दी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। जो उनका कंसर्न ऑफिस होगा, रीजनल ऑफिस हो गए या सब ऑफिस हो गए, वो स्क्रूटनी करेंगे, वो उसके बाद स्टेज 1 अप्रूवल देंगे जिसको हम इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। जब कंडीशंस जो मिनिस्ट्री ने लगाई हैं अगर वो कंप्लीट होंगी तभी वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद बोलेंगे कि कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए आप लैंड दीजिए, मनी डिपॉजिट कीजिए कैंपा फंड में, फिर स्टेज 2 अप्रूवल मिलता है। जी बिल्कुल। तो अनटिल एंड अनलेस हमारा स्टेज 1 में कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए यूज़र एजेंसी अलग से लैंड नहीं देगी तो उनको स्टेज 2 अप्रूवल नहीं मिलेगा और उनको फंड्स भी डिपॉजिट करने पड़ेंगे इन दी कैंपा फंड। उसका पर्पस होता है सो दैट कि मिनिस्ट्री उस कैंपा फंड से उस पर्टिकुलर लैंड पे फॉरेस्टेशन कर सके। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि कंपनसेटरी जो फॉरेस्टेशन है इसका क्या मतलब है और आम नागरिकों के लिए क्या इसका लाभ हो सकता है? कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन को अगर हम थोड़ा तोड़ कर देखें, कॉम्पनसेटरी एंड एफॉरेस्टेशन। जी बिल्कुल। कॉम्पनसेट करना हमारा किस चीज़ के लिए कि जिस फॉरेस्ट लैंड के हम जो पेड़ हैं उनको जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसमें फिर से पेड़ उनको उनकी जगह एक और लैंड, उतनी ही लैंड, समटाइम्स कई जगहों पे जितनी लैंड आप मांग रहे हैं उतनी ही लैंड के लिए आपको डिफॉरेस्टेशन करना होता है, समटाइम्स आपको उसे डबल लैंड देनी पड़ती है। तो ये एक तरह से बाइंडिंग होता है उस एजेंसी पर कि उनको उतनी लैंड देना पड़ता है। मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। जी बिल्कुल। कि आपको उतना ही लैंड देना है और उस लैंड के ऊपर डिफॉरेस्टेशन के लिए कैंपा फंड बनाया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा जी, जो कि उसमें उस फंड को लगाएगा एफॉरेस्टेशन के पर्पस के लिए। डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम आम नागरिकों के लिए भी कहें तो आसान भाषा में अगर हम कह सकें तो आपने अगर 10 पेड़ काटे हैं तो कहीं ना कहीं 20 से 30 पेड़ आपको ज़रूर लगाने चाहिए, उसमें पौधे आप लगाएं ताकि जो हमारा ओवरऑल फॉरेस्ट कवर है उसको हम बचाए रख सकते हैं। ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम आदिवासी इलाकों की बात करते हैं, FRA की बात करते हैं, तो FRA में बहुत सारे लाभ दिए गए हैं आदिवासियों के लिए। कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं और क्या सीमाएँ हैं उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की, किस लेवल तक कर सकते हैं? अगर हम सीमाओं की बात करें, सीमाएं तो तय करेगा कि वहाँ पर कितना फॉरेस्ट लैंड है, कितना वहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जी। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में हमारा रिजर्व फॉरेस्ट बताया गया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बताया गया है, विलेज फॉरेस्ट बताए गए हैं। डेफिनेटली। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसके अंदर एक तो पहली बात उसमें कोई परमिशन फॉरेस्ट क्लियरेंस की नहीं मिल सकती, उसमें नहीं मिल सकती है जी। और उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है विलेज फॉरेस्ट, जिस विलेज फॉरेस्ट को हमारे जो कम्युनिटी के जो ड्वेलर्स हैं, ट्रेडिशनल ड्वेलर्स हैं, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसके उस फॉरेस्ट को फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी और अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी। जी डेफिनेटली। उसके अब उसमें अगर कहीं पर हनी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप बैम्बू प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप फिश वहाँ पर अगर हो रही है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम अगर FRA और FCA की बात करें कि फॉरेस्ट क्लियरेंस में भी जहाँ पर
जो कम्युनिटी के लोग हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। फॉरेस्ट क्लियरेंस, जिस फॉरेस्ट लैंड को अपने नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट हम जहाँ पर बात आती है, और वहाँ पर अगर कम्युनिटी ड्वेलर्स हैं ऐसे जो कि उस फॉरेस्ट लैंड को यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी कंसेंट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनकी कंसेंट हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ही लेते हैं। तो उस एरिया के जो कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। हाँ जी, क्योंकि वो एक तरह से काफ़ी समय से उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, वो वहाँ से लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हितों की जो बात है वो रखी गई है। ये बहुत अच्छा प्रावधान किया गया। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे जो विरोधाभास आता है आजकल, अगर हम देखने को आता है कि माननीय न्यायालय द्वारा जो है बहुत सारी जगह पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ जो एनक्रोचमेंट्स की बात आती है, और एनक्रोचमेंट्स में कुछ निजी भूमि पर कहीं ना कहीं कुछ पौधे लगा दिए जाते हैं और बाद में न्यायालय के आदेशों द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है। तो उनके मन में आम नागरिकों के लिए हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये जो आदिवासी वाला एक्ट है ये वहाँ पर लागू नहीं होता है? नहीं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को हम वहाँ पर लागू करने की बात नहीं कर सकते जी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हमारे वहीं तक लागू होंगे जहाँ पर कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस नेचुरली हो रहा है, जो नेचुरली हो रहा है। हाँ जी। अब मैं अगर जाकर फॉरेस्ट लैंड में कोई किसी फ्रूट का पौधा लगा दूँ जी, एंड देन कल को क्लेम करूँ कि दैट इट इज़ माई लैंड, तो मैं इंक्रोचर हूँ, वो फिर इंक्रोचमेंट मानी जाएगी। तो उसके लिए भी कोर्ट अपने तरीके से इसमें आगे प्रोसीड करेगा डेफिनेटली, और उनको वहाँ से एविक्ट करने के लिए अपने लेवल पर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा। डेफिनेटली। अगर हम क्लियरेंस की बात करते हैं, ख़ास तौर पर अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास में सड़कें आ जाती है, पुल बन जाते हैं और कुछ डिस्पेंसरीज बन सकती है, या फिर अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की, तो बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी जगह पे लगाई गई है, कुछ फॉरेस्ट एरियाज़ में हो सकती है। उसके लिए क्या प्रावधान है, किस तरह से वहाँ पे परियोजना लगाई जा सकती है? क्योंकि विकास करना भी बहुत ज़रूरी है और एक तरह से जो फॉरेस्ट कवर है उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों बातों को कैसे एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है? अब देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, स्टेज 1 अप्रूवल मिलता है जी, और स्टेज 2 अप्रूवल मिलता है, जिसके लिए ज़रूरी होता है कि यूज़र एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल फॉरवर्ड करती है, स्टेट गवर्नमेंट आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल फॉरवर्ड करता है। डेफिनेटली। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जब कंडीशंस हमारी क्वालिफाई होती हैं यूज़र एजेंसी द्वारा, तो स्टेज 1 अप्रूवल देता है। फर्दर कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए लैंड और मनी डिपॉजिट हो जाता है, तो स्टेज 2 अप्रूवल मिलता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं ये बात आपको ऐड कर देता हूँ कि प्रपोजल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोजेक्ट्स हो गए, नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स हो गए। फॉर एग्जांपल आपने कॉलेजेस बनाने हैं, आपने डिस्पेंसरीज बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो इस पर्पज़ में इसके लिए जो पावर्स हैं ये रीजनल लेवल पे रीजनल ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिस में रीजनल ऑफिसर्स हैं, उनके पास पावर होती है 5 हेक्टेयर तक परमिशंस देने की जी, कि जहाँ पे 5 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए डाइवर्ट होनी है, वहाँ पर रीजनल ऑफिसर परमिशंस दे सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में भी वो आते हैं? हाँ जी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो रीजनल ऑफिसर होते हैं, दे आर रीजनल ऑफिसर्स जो मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स में होते हैं। हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट परमिशंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक नोटिफिकेशन भी निकाली थी जी, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था कि अप टू 1 हेक्टेयर अगर कोई इम्पॉर्टेंट ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जैसे कि डिस्पेंसरीज हैं जी, हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पर अप टू 1 हेक्टेयर स्टेट गवर्नमेंट भी परमिशन दे सकती है। जी बिल्कुल। तो उसमें कोई ऐसी सीमा भी रखी गई है कि कोई वेरिफिकेशन होती है? सपोज़ कीजिए हम बात करते हैं कहीं पर हम एम्बुलेंस रोड ले जाना चाहते हैं और हमें बताया गया है कि वहाँ पर 1 घर है, 2 घर या 10 घर, जितने भी घर हैं, तो किस तरह से वेरिफिकेशन इससे की जाती है? वैसे तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट आ गया, बट स्टिल मैं इसको आपको बताना चाहूँगा जी कि जब प्रपोज़ल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से फॉरवर्ड होता है टू द मिनिस्ट्री जी, तो मिनिस्ट्री भी अपने लेवल पर इसको स्क्रूटनी करती है जी, उसमें जो एरियाज़ जहाँ पर जो है प्रपोज्ड जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो वहाँ पे सैटेलाइट से भी इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे बताया एम्बुलेंस रोड की बात, तो अगर कोई पर्टिकुलर किसी ने एम्बुलेंस रोड के लिए प्रपोजल सबमिट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑब्वियसली उस चीज़ को चेक करेगी कि एम्बुलेंस रोड जहाँ पर जाना है उस पर्टिकुलर एरिया में कोई एग्जिस्टिंग रोड तो नहीं है पहले से जी, या वहाँ पे जो कितनी फैमिलीज अफेक्टेड हैं, अगर वहाँ पर हाँ अगर सच में 14-15 फैमिलीज़ हैं वो अफेक्टेड हैं और अप्रोच रोड नहीं है वहाँ के लिए, तो मिनिस्ट्री इसको कंसिडर करेगी इस तरह के प्रपोजल्स को। हाँ, बट अगर
कोई एक पर्टिकुलर पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर कोई एम्बुलेंस रूट निकलवाना चाहता है जी बिल्कुल, तो फिर वो सैटेलाइट से चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं और भी इनके पास चीज़ें होती हैं, ऑन स्पॉट भी जाते हैं। जी बिल्कुल। अभी जो लेटेस्ट प्रावधान की अगर हम बात करते हैं 2023 की, कितना इजी हो चुका है ये परमिशंस लेना और क्या प्रोसेस रहता है इसको, एक तरह से कितना टाइम बाउंड रहता है कि हमें परमिशन जल्दी मिल जाती है? नहीं, इजी तो मैं नहीं कहूँगा और जल्दी भी नहीं कहूँगा, और आई थिंक शायद से अच्छी बात भी है कि जल्दी होना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये इस लेजिस्लेशन का इंटेंशन ही यही था कि डेवलपमेंट हैफसार्डली ना हो, जी बिल्कुल, रेगुलेट किया जाए डेवलपमेंट को। तो अभी भी ऐसा नहीं है, जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो अमेंडमेंट में चेंज नहीं हुआ है, इट इज़ द सेम, बस कुछ एग्जम्पशंस दे दी गई हैं, डेफिनेशन फॉरेस्ट की चेंज कर दी गई है। हाँ, एक विरोधाभास ये ज़रूर है कि जैसे कि डीम्ड फॉरेस्ट जहाँ पर नहीं है, जी बिल्कुल, क्योंकि डीम्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तो वहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अभी रिसेंट एक ऑर्डर्स गोदावर्मन जजमेंट में ही रिसेंट एप्लीकेशन पे ऑर्डर उन्होंने पास किया कि चाहे वो अगर फॉरेस्ट लैंड है इन एनी फॉर्म, तो उसके बदले में आपको उतनी लैंड देनी पड़ेगी फॉरेस्टेशन के लिए, और फंड्स भी डिपॉजिट करने पड़ेंगे, वो एडवांस में करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे रहती है 2023 जो इसमें अमेंडमेंट आया है। जी बिल्कुल, बाकी इसमें एग्जम्पशंस दी गई हैं जो कि हमने पहले भी अभी डिस्कस किया, जी बिल्कुल, कि सिक्योरिटी पर्पज़ से और भी हमारे फॉरेस्ट इकोलॉजी पर्पज़ से। आप इस वक्त कौन कौन सी चुनौतियां देखते हैं जो ख़ास तौर पे ये कहीं ना कहीं नागरिकों के लाभ के लिए अमेंडमेंट लाई गई है, लेकिन हो सकता है कि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है? कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आने वाले समय में हो सकती है? एक सबसे बड़ी चुनौती तो यही लगती है कि जो डीम्ड फॉरेस्ट नहीं है, जी, जो उन्होंने डीम्ड फॉरेस्ट को फॉरेस्ट की डेफिनेशन से निकाल दिया है, ये एक चुनौती इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा फॉरेस्ट कवर हमारा जो है वो अब फॉरेस्ट अगर नहीं रहेगा और वो डिप्लीट अगर हो गया, जी बिल्कुल, तो हमारा समवेयर अराउंड लैक्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स डेफिनेटली वो हमारा डिप्लीट हो जाएगा, और वो अकाउंटेबिलिटी शायद अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की। एंड एट द सेम टाइम इसमें जो हमारे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे लोगों के, क्योंकि जहाँ पर फॉरेस्ट लैंड है, ऑब्वियसली लोगों के वहाँ पर कोई पर्सनल लैंड नहीं है, फॉरेस्ट लैंड है, उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर वो अगर डीम्ड फॉरेस्ट है तो वहाँ पर FRA में उनसे परमिशन नहीं ली जाएगी, तो उनका उनसे कंसेंट नहीं ली जाएगी, वहाँ पे स्ट्रेट अवे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये एक तरह से मिसयूज़ भी हो सकता है। हाँ जी, तो अगर हम मान लीजिए मिसयूज़ हो सकता है, और इससे कल के लिए विलेजेस में और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं एक जो है डिफरेंस भी क्रिएट हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। तो आम नागरिकों की क्या सलाह है आपकी, किस तरह से जितने भी ये प्रावधान इसमें दिए गए हैं, किस तरह से इसका उपयोग जुडिशियसली अगर किया जाए ताकि एनवायरनमेंट कवर भी हमारा बचा रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमारी होती रहे? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी डेवलपमेंट अगर हो तो उसको आप प्रॉपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसके तहत ही इसको आप प्रॉपर तरीके से जो है वो करें। परमिशंस जो परमिशंस दी गई हैं, जो इसमें हमारे जो प्रावधान रखे गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, और हम भी अपने दर्शकों को ज़रूर उम्मीद करेंगे कि अगर वो जब भी हो सके, जितना भी हो सकते फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की कोशिश करें, और एक पौधा काट रहे हैं तो 4 पौधे ज़रूर लगाएं। अभिनंदन जी, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और वन संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। ऐसे ही विभिन्न जानकारीपूर्ण कार्यक्रमों के लिए आप DD हिमाचल साथ बने रहें, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उनको भी आप ज़रूर यूज़ करें, उन हैंडल को आप ज़रूर इस्तेमाल करें और फॉलो भी करें। तो आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।